नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल। आलमी समय हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। केजरीवाल से बीजेपी इतनी घबरा गई है कि किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने के बावजूद इंतखाबी तशहीर के लिए बीजेपी ने तमाम मरकजी वज़रा की फौज लगाई है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी एक अकेला शख्स केजरीवाल से इतनी डरी हुई है और इसकी वजह क्या है? क्या मोदी मैजिक दिल्ली से खत्म हो गया है? क्या दिल्ली वाले इस मरतबा केजरीवाल पर दांव लगाएंगे? इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिकी सदर बराक ओबामा के हिंदुस्तानी दौरे की। ओबामा के दौरे से हिंदुस्तान को क्या मिला? क्या अमेरिका से नजदीकी हमें चीन और दीगर ममालिक से दूर कर देगी? क्या मोदी ओबामा के मजहबी रवादारी वाले बयान पर अमल करेंगे? इन्हीं मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सिराज नकवी साहब और इसके अलावा कुछ गेस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आम आदमी पार्टी से खौफजदा होकर बीजेपी ने दिल्ली में अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाब की तशहीर के लिए बीजेपी की एक नई हुकूमत अमली के तहत तमाम वज़रा की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके तहत सीनियर वजीर अरुण जेटली पंतनगर मार्ग के दफ्तर में बैठेंगे। वहीं बीजेपी के बिजली के मसले पर आवाम के सवालों का जवाब विजय गोयल देंगे, जबकि वजीर ज़राअत मगरबी दिल्ली में पार्टी की कमान संभालेंगे। इसके अलावा दिल्ली में पीएम मोदी की 4 रैलियां कराने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी चौबे के अलावा बिहार के कुछ और लीडरान भी इस तशहीर में शामिल होंगे। उधर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें खबर मिली है कि जल्द ही मुखालिफ पार्टियां उनके और उनकी पार्टी के लीडरान के खिलाफ पिछली मर्तबा की तरह ही झूठे इल्जामात लेकर आएंगी। केजरीवाल ने कहा है कि क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन के पास कोई सबूत है तो वो दिखाए। अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। पूरे दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। आप टीवी चैनल वालों के सर्वे भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठित तौर पे चुनाव लड़ रही है। इससे दूसरी पार्टियां बुरी तरह से बौखला गई है और एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। दिल्ली की जनता इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि चुनाव के जस्ट 4 दिन पहले ये अब इन लोगों का लास्ट डिच एफर्ट है, डेस्परेट अटेम्प्ट है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। आप इस किस्म की स्टोरीज पे यकीन मत कीजिएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ लीडरान हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले सिराज नकवी साहब से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मरकजी वज़रा और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट को असेंबली हलकों में दिल्ली के मामूर किया गया है, क्या ये बात अब तय मानी जा रही है कि अब बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कुछ ज्यादा खौफजदा हो गई है? देखिए, बीजेपी खौफजदा है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, इन अल्फाज का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी एक नफ्सियाती दबाव का शिकार है। ये नफ्सियाती दबाव आम आदमी पार्टी की वजह से है, कांग्रेस की वजह से है, अपनी कमजोरियों की वजह से है, अपनी शिकस्त के इम्कानात की वजह से है। इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से पूरी फौज खड़ी की जा रही है इस इलेक्शन में मुकाबले के लिए, और अमित शाह के होने के बावजूद अरुण जेटली जैसे सीनियर लीडर को मैदान में उतार दिया गया है, कई मरकजी वज़रा को उतार दिया गया है, हर स्टेट के लीडरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो दिल्ली में रहने वाले अपनी स्टेट के लोगों को हमवार करने की कोशिश करें। ये सारा जो खेल हो रहा है ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, एक नफ्सियाती उस पर एक दबाव है कहीं ना कहीं। हालांकि ये बात समझ में नहीं आ रही कि दिल्ली से बाहर के जो लीडरान हैं वो दिल्ली के असेंबली हलकों में किस तरह से वहां के लोगों को से राब्ता कायम कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे।
ये दरअसल प्रोविंशियलिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश है। बिहार की जिम्मेदारी जो बिहार के वोटर रहते हैं, बिहार के लीडर संभालेंगे, जो यूपी के वोटर हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कलराज मिश्र के सुपुर्द की गई है। इसका मतलब ये चीज एक तरह से बीजेपी की सोच को जाहिर करती है कि किस तरह से अवाम को रियासती सतह पर बांटने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली और यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये जाहिर है कि सारी चीजें, ये हथकंडे जो हैं अवाम को तकसीम करने के लिए हैं और अवाम को उसी लाइन पे ले जाने के लिए, क्योंकि आप रियासत बिहार से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश से, तो लिहाजा आप हमारे साथ आइए। तो वहीं के लीडरों को लगाया गया है। कुल मिलाकर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, इंतखाबी रस्साकशी खासतौर से इन दोनों पार्टियों में लगातार बढ़ती जा रही है। और मीम अफजल साहब स्टूडियो में हमारे आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मीडिया क्यों भूल रहा है, कांग्रेस रिवाइव कर रही है। वीके मोंगिया कांग्रेस के लीडर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मोंगा साहब, क्या लगता है आपको कि मुकाबला दो ही पार्टियों में है, या फिर हालांकि अब लगातार ये देखा जा रहा है कि अजय माकन साहब की भी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, क्या कांग्रेस भी मुकाबले में है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो चलिए, आप अब कांग्रेस के लीडर नहीं रहे, बीजेपी के लीडर रहे, तो अब तो आपसे बात उसी तरीके से की जाएगी। क्या लगता है आपको, जैसे कि सिराज नकवी साहब ने कहा कि बीजेपी नफ्सियाती दबाव तौर पर यानी कि साइकोलॉजिकली घबराई भी है, इसलिए इस तरह का डिपुटेशन किया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये सारा करने वाली बात है, ऐसा कहीं कोई घबराहट नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को और बाकी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इसमें झोंक दिया है, तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हो, आप क्रिकेट की टीम उतारते हो तो बेस्ट पॉसिबल फील्डर्स को या बेस्ट पॉसिबल बैट्समैन को उतारते हो। और जब आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और आज की तारीख में अगर आप 40 सीटें जीत रहे थे, उसके आने से अगर आप 55 सीटें जीतोगे दिल्ली की, तो मोर द बेटर हमेशा बेटर वाली बात है। जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने वाली बात है, हर आदमी चाहता है कि मेरा जो बेस्ट फुट है मैं उसको फॉरवर्ड करूं। आप अपने बारे में बताएं मोंगा साहब, कल तक आप कांग्रेस के लीडर थे, बल्कि आज सुबह तक ये कहा जाए, आज अचानक क्या जरूरत पड़ी कि आप बीजेपी में शामिल हो गए? तो मैं 6 महीने पहले छोड़ चुका था कांग्रेस में। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं और जिस तरह की मोदी जी की आगे प्रोग्रेसिव नीतियां हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने वाली बात है। 3-4 साल के अंदर आपको दिखाई देगा कितना। तो 10 जनवरी के बाद सारी स्ट्रेटेजी बदल क्यों गई, जब रामलीला मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई जैसा कि कहा जा रहा है? नहीं, वो डेफिनेटली भीड़ बहुत अच्छी थी। कुछ मीडिया के लोग ही कह रहे हैं कि अच्छी नहीं थी, मैं तो वहां था जी। कम से कम भी 1.5-2 लाख आदमी था उसके अंदर, उसको आप घटिया कैसे कह सकते हैं? तो चलिए, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मोंगा साहब। ये आलमी समय के तवज्जुह से ये खबर पहुंचाई जा रही है, कांग्रेस से हालांकि इनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन बीजेपी में शामिल होने की खबर एकदम नहीं है। और इरफानुल्लाह खान साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर, बहुत अच्छा अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं पार्टी की तरफ से। हालांकि इस मरतबा वो ओखला असेंबली हल्के से उम्मीदवार नहीं है। इरफानुल्लाह खान साहब जो इल्जाम लगाए हैं अरविंद केजरीवाल का, जो खदशा है कि हो सकता है उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, और ये डिपुटेशन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरफ सिराज नकवी साहब ने इशारा किया कि नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या आपको मान के ये चला जाए कि बहुत ज्यादा परेशानी है आपकी पार्टी से? नहीं, देखिए, अब पहली मर्तबा मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितने इलेक्शन अभी तक हुए हैं 2014 से अब तक जी, बशमूल जनरल इलेक्शन, पहली मर्तबा शायद इन्हें डायरेक्ट मुकाबला हो रहा है अब दिल्ली में, और राजधानी में आके मुकाबला हराई हुई है। मैं समझता हूं इसका असर बहुत देर पा होगा और पूरे मुल्क पे नजर आएगा, इसलिए घबराए हुए हैं वो। और वो समझ रहे हैं कि डायरेक्ट मुकाबले में कहीं वो टिकते नहीं है, और इसीलिए पहले 300 एमपीज की बात थी कि 300 एमपीज घर घर जाएंगे, बात करेंगे। और जब एमपीज ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, साध्वी ज्योति ने और साक्षी महाराज ने, तो फिर विड्रॉ कर लिया। मुझे लगता है वो मिनिस्टर्स को लगा रहे हैं। इनका कोई हर बार कामयाब होने वाला नहीं है। और दिल्ली क्या सोच रहा है, दिल्ली के अवाम क्या सोच रहे हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं दिल्ली के अवाम को कि वो इलाके की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर तो वोट करते ही नहीं है। दिल्ली का इलेक्शन जितने भी हुए हैं साबिका इलेक्शन, उसने ये साबित कर दिया है
कि वो हिंदुस्तानी बनकर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, दिल्ली में खास तौर बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जात पात की सियासत कम से कम इलेक्शन में दिल्ली में नहीं होती है। सिराज नकवी साहब ने भी कहा कि जो बाहर के लीडरान लगाए गए हैं वो मकसद ये है कि वो मुख्तलिफ रियासतों के जो वज़रा दिल्ली, जो लोग वोटर्स दिल्ली में रहते हैं, उनको वो बीजेपी की तरफ यानी पार्टी की तरफ राग़िब करें। आपको क्या लगता है सिराज नकवी साहब के ये जो इलेक्शन किरण बेदी के आने के बाद थोड़ा सा दिलचस्प और सख्त भी हो गया है? नहीं, दिलचस्प तो हो गया, लेकिन सख्त कहां हुआ है जी। जो इलेक्शन के से मुताल्लिक सर्वे आ रहे हैं उनमें आज ही ये बताया गया है कि बीजेपी के वोट किरण बेदी के आने के बाद 4% कम हुए हैं जी। और दूसरी तरफ इसका फायदा आम आदमी को पहुंच रहा है। तो ये कहना तो अभी मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब नहीं है कि इसके आने से, इनके किरण बेदी के आने से ये इलेक्शन बीजेपी के हक में चला गया है या बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। इस मामला इसके बरक्स है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि किरण बेदी एक बड़ी फिगर बहरहाल रही है, मुल्क की पहली आईपीएस अफसर रही हैं, वो खातून आईपीएस अफसर, तो उनके आने से मामला दिलचस्प जरूर हो गया है। लेकिन बदनवानी और महंगाई उनकी फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। हाँ, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि वो जो कुछ कहती रही हैं उसमें कितनी सच्चाई थी जब वो अन्ना हजारे की तहरीक में शामिल थी और इस मामले में अपनी जंग लड़ रही थी और केजरीवाल भी थे उनके साथ। तो वो बदनवानी के खिलाफ किस तरह आवाज उठा रही थी और आज उनके फहरिस्त में तरजीहात में बदनवानी कहां पहुंच गई है, इससे उनके बदलते हुए जहन का अंदाजा लगाया जा सकता है। साहब, एक अखबार को, रिपोर्टेड अखबार को अपने इंटरव्यू में बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि खवातीन के जो तहफ़्फ़ुज़ है वो पहले नंबर पर है और ये सब बातें जो भ्रष्टाचार और फिर महंगाई, ये सब उनकी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। जबकि दिल्ली में पिछला इलेक्शन जो पार्लियामेंट का हुआ था और इससे पहले असेंबली का हुआ था, इसी इशू पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी की जो सीएम कैंडिडेट हैं वो इसकी तरजीहात में शामिल नहीं है उनकी। ये मोगा साहब और मोगा साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है। फानुल्ला साहब, आपने भी पढ़ा होगा अखबार में कि खासतौर से अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बात करते हैं महंगाई की और बदनवानी की, वो मुखालिफ पार्टी जो है बीजेपी, उसकी उम्मीदवार की तरजीहात में शामिल नहीं है। नहीं, वो तरजीहात में शामिल इसलिए नहीं है कि वहां वो करप्शन होने नजर आएगा लोगों को, वहां पर एनसीडी का करप्शन आएगा, नजर आएगा दिल्ली वासियों को, जिससे वो परेशान है। वहां पर जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो जिम्मेदारी है एनसीडी की, और वहां जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से सफाई कर्मचारी परेशान हैं, जिस तरह से सीवर जो मुलाजिमीन है वो परेशान है, दूसरे लोग परेशान, स्कूलों की बदतर हालत है, वो नजर आएगा। और महंगाई तो रहे ही। आप बताइए कि तेल के दाम जब घटने चाहिए थे और बार बार ये कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट और कच्चा तेल जब बढ़ रहा है तो हम क्या करें, लेकिन अब कच्चा तेल तो बहुत नीचे आ गया, पूरी दुनिया में रेट कम हो गए, हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा नेक्सस है बड़ी कंपनियों से, तो वो करप्शन की बात नहीं करेंगे। जब बीजेपी के चीफ मीटर सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे मीटर जो तेज भाग रहे हैं, तो करप्शन की बात तो करेंगे। चलिए, पुराने बिजली बिल लेकर के बैठे हैं दिल्ली के अवाम, अब क्या केजरीवाल दोबारा ये बिजली की बिल को कम कर पाएंगे, बिजली सस्ती कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 10 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा दिल्ली में सरकार वाकई किसकी बन रही है। सिराज नकवी साहब का ये कहना है साफ तौर पर कि भले ही बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हालिया सर्वे जो आए हैं उसमें किरण बेदी के आने के बावजूद बीजेपी के वोट तनासुब में कमी आई है। और जहां तक पसंद और नापसंद का सवाल है तो अभी भी अरविंद केजरीवाल पहली पसंद बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका इरफानुल्लाह खान साहब। वक्त हो गया एक ब्रेक का और सिराज नकवी साहब मौजूद रहेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौरे हिंद से मुतालिक। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ।
430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सिराज नकवी साहब। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे के आखिरी दिन हिंदुस्तानी सियासत के तार छेड़कर अपोजिशन को एक बड़ा मौका दे दिया है। दिल्ली के सेरिफोर्ट ऑडिटोरियम में ओबामा ने लोगों से खिताब करते हुए कई बातों के अलावा मजहब के इशू पर मोदी हुकूमत को नसीहत तक दे डाली। दौरे हिंद के आखिरी दिन अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने काफी नसीहत भरी बातें की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई मुल्क तभी कामयाब हो पाता है जब वहाँ के लोग मजहबी बुनियाद पर तकसीम न हो, और अगर हिंदुस्तान कसरत में वहदत के साथ जमहूरियत को मजबूती से आगे बढ़ाएगा तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। No society is immune from the darkest impulses of men, and too often religion has been used to tap into those darker impulses as opposed to the light of God. 3 years ago in our state of Wisconsin, back in the United States, a man went into a Sikh temple and in a terrible act of violence killed 6 innocent people, Americans and Indians. And in that moment of shared grief, our two countries reaffirmed a basic truth, as we must again today, that every person has the right to practice their faith how they choose, or to practice no faith at all and to do so free of persecution and fear and discrimination. सदर ओबामा की तकरीर के इस हिस्से ने हिंदुस्तानी सियासत के तार भी छेड़ दिए। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पहले ट्वीट के जरिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ओबामा का मशवरा मानते हुए बीएचपी और आरएसएस पर लगाम लगाएंगे? क्या मोदी घर वापसी के इशू पर अब इन्हें जबान बंद रखने की हिदायत देंगे? इस दौरान दिग्गिराजा ने मोदी से सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी जो बराक ओबामा जी को बराक कहते हैं, वो उनसे कुछ इस बात की सीख लेंगे और विश्व हिंदू परिषद के उन सभी लोगों को वो प्रताड़ित करेंगे जो कि धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में अभियान चलाए हुए। हालांकि बीजेपी ने सही मानों में दिग्विजय की बातों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ये रिश्ते और इससे होने वाली तरक्की कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है। इतिहास में एक अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में दोबारा हिंदुस्तान आते हैं। मोदी जी भी अमेरिका और बराक ओबामा जी की तारीफ करते हैं। ऐसे में किसी को अपच होता है तो दिग्विजय सिंह जी को अपच हो जाता है। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह को अपनी अपच को ठीक करना चाहिए और जिस प्रकार से हिंदुस्तान और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते को जानकर। अमेरिकी सदर ही क्यों, ये तो तमाम जमहूरी ममालिक का आईन भी कहता है कि किसी को भी अपने मजहब की तबलीग की इजाजत होनी चाहिए और साथ ही सभी मजाहिब का एहतराम होना चाहिए। इन सब के बावजूद मुल्क में फिरकावारियत का जहर घोलने वाले बयानात का जो सिलसिला जारी है, उस पर वजीर आजम की खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
और इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब अर्शी खान साहब। अर्शी साहब, कसरत में वहदत का एक पैगाम जाते जाते दे गए हैं। जो परेशानी यहां पर देखी जा रही है, आरएसएस और उसकी जैली तंजीमें लगातार मुल्क का माहौल खराब कर रही हैं, जबकि खुद नरेंद्र मोदी तरक्की के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। तो इस पैगाम को किस तरह से लिया जाए, ग्लोबल या फिर हिंदुस्तान के तनाजुर में? देखिए, ये पैगाम बहुत ही निगेटिव है हिंदुस्तान के लिए, और मैं ये समझता हूं कि मेरी कोई सिंपैथी नहीं है इस गवर्नमेंट से, इसलिए कि मैंने इस गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया। मैं इसको ओपनली बताना चाहती हूँ, मेरा ये डेमोक्रेटिक हक है कि मैं अपोज करूं गवर्नमेंट को। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पे जो इन्होंने बाराक ओबामा साहब ने कमेंट किया, वो बिल्कुल समझता हूं कि वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में सही है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। इसलिए कि खुद अमेरिका ने बहुत सारे रिलीजियस वायलेशन को जो है फरोग दिया है, खास करके सेक्टेरियन झगड़े को बढ़ाया उन्होंने, इराक में बढ़ाया उन्होंने, येमेन में उनके कंट्री ने बढ़ाया, और सीरिया में इन्होंने जो है इस तरह की मारकाट करवाई। तो खुद बाराक ओबामा साहब को ये देखना चाहिए कि खुद अमेरिका में जो है वहां पे एथनिक जो रंग के बेसिस पे वहां पे काफी वहां पे क्लैशेज हुए। फर्ग्यूसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि खुद उनके दामन उतने साफ नहीं है कि वो हिंदुस्तान को नसीहत करें। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है। राइटिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पावर में है, इसे समझना चाहिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देना चाहिए। इसमें काफी कमी है इस सरकार की। चलिए, हमारा अंदरूनी मामला है सिराज नकवी साहब। जी, जैसा कि हमने आपने सुना कि अर्शी खान साहब कह रहे हैं कि बेशक हमारा अंदरूनी मामला है, ये सब हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अमेरिकी सदर और खासतौर से अमेरिका को इस तरह की बातें, इस तरह की नसीहत देने का कोई हक नहीं है अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो। देखिए, किसी हद तक अर्शी खान साहब की बात दुरुस्त हो सकती है जुज़वी तौर पर, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा शबाब साहब कि आप ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, बुनियादी बात ये कि क्या कह रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जिस बात पर अर्शी खान साहब फरमा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो कुछ किया है वो सबके सामने है। चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का मामला हो, चाहे शाम में बागियों की मदद का मामला हो, तमाम दुनिया के दूसरे ममालिक में सारी चीजें हुई हैं। लेकिन खुद अमरीकी सोसाइटी में अभी तक फिरकावाराना फसादात जैसी चीजें नहीं हुई हैं, इस तरह के तब्दीली मजहब के वाकयात नहीं हुए हैं। तो बात हम अमरीका की पॉलिसियों की नहीं कर रहे, अमरीकी सोसाइटी की बात कीजिए तो अमरीकी सोसाइटी में अभी भी हमारे मुकाबले में काफी खुलापन है, काफी आजादी है, मजहबी आजादी भी है और दूसरे लोगों को बोलने की आजादी भी है। वहां पर आज भी कई मामलों में वो हमसे बेहतर हैं। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका की जो कुछ शरंगेजियां हैं, जो फितना फैलाते हैं, वो जिस तरह की उनकी पॉलिसियां हैं और जिस तरह से वो दहशतगर्दी का मामला हो, दूसरे मामले हैं, उसमें एक दोहरा मेयार अपनाते हैं, वो काबिल एतराज है और उस पर तनकीद की जानी चाहिए, तनकीद की भी जाती है। तो अमेरिका की समाजी और मुआशरती सतह पर अगर देखा जाए तो नकवी साहब, अर्शी खान साहब दे रहे हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसी अलग है, अमेरिका के अंदर पॉलिसी अलग है। लेकिन अर्शी खान साहब ने नस्ल कुशी की बात कही और दूसरी चीजों का भी हवाला दिया, तो किस तरह से एक बार यह समझा जाए कि हिंदुस्तान को इस तरह का पैगाम या इस तरह की नसीहत देने के वहल हैं, या फिर अखलाकी तौर पर वो ये बात कह सकते थे, या फिर उन्होंने अपोजिशन के रुख को देखते हुए इस तरह का बयान दिया, या फिर जिस तरह के वाकयात हिंदुस्तान में हो रहे हैं उनकी खबरें जाहिर सी बात है सदर ओबामा तक पहुंच रही हैं, तो हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, मोदी हुकूमत अच्छे से ट्रैक पर चले, ये मकसद भी एक हो सकता है उनका। हमसे पूछा है जी अर्शी साहब। ये देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आप देखिए कि सिर्फ हिंदुस्तान को कंपेयर कीजिए पाकिस्तान में, जब ज़िया उल हक को काफी प्रमोट किया अमेरिकन ने, आज पाकिस्तान को रिजल्ट मिल रहा है कि क्या हुआ। इसलिए कि कितनी गहरी दोस्ती हुई पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि 1959-62 के दौरान खुद कैनेडी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा और जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री के चीफ, उनको जो है वो कैनेडी अपने घर पे ले गए, खाना खिलाया, काफी प्रोटोकॉल। लेकिन आज आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो मैं यही समझता हूं कि अमेरिकन से जिस तरह से हमने मुआहदे किए, और चाहे न्यूक्लियर लायबिलिटी की बात हो, बिल्कुल कांग्रेस उस पर रेजिस्ट करी थी, उसको हमने छोड़ दिया। डिफेंस कॉर्पोरेशन में हमने काफी ओपन एक्सेस इनको दिया, और सिर्फ चाय पीने पिलाने से काम नहीं होता। लेकिन जो बेसिकली इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट सिर्फ बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड और आपके डेवलपिंग वर्ल्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है, पूरे एफ्रो एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये छवि हमारी खराब हुई है, खास करके इंटरनेशनल लेवल पे,
और बराक ओबामा साहब ने जाते जाते मतलब बहुत सारे जितने भी एग्रीमेंट्स हमसे किए उसमें ज्यादातर अमेरिका का फायदा है। चीन से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हिंदुस्तान ने, क्या रिएक्शन होगा चीन का? सुषमा स्वराज जा रही हैं चीन के दौरे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चीन का जो पोजीशन है आपके खास करके साउथ चाइना सी में, तो साउथ चाइना सी में इंडिया हमारा कोई इसमें मतलब नहीं। आप देखेंगे उसमें म्यांमार इन्वॉल्व है, उसमें आपके फिलीपीन है, वियतनाम है, आपके साउथ कोरिया है और जापान है, जिनसे थोड़े मोड़े उनके जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हैं चाइना के। हमारा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमने इस पे ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, मतलब साउथ चाइना सी का। आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी काफी इंपॉर्टेंट इश्यू है खास करके चाइना के लिए, जैसे हमारे लिए कश्मीर है तो नेचुरली उनके लिए है। तो मैं ये समझता हूं कि ओबामा साहब ने जो उनकी जो परेशानी थी, जो उनके जो मामला खराब हैं आपके चाइना से अंदरूनी तौर पे, उसको भी हमारे कंधे पे लाके दे दिया। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जो कि तरक्की करना चाहता है और कोई भी मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में रह करके तरक्की नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मुल्क हो। इसलिए आप देखेंगे कि खुद अमेरिका ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को आपके मैक्सिको से खत्म किया, कनाडा से खत्म किया, उसी तरह से फ्रांस ने ब्रिटेन से खत्म किया, लेकिन हमारे कॉन्फ्लिक्ट अभी बरकरार है आपके चाइना। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर सिराज नकवी साहब ये पैदा हो रहा है कि इस तरह की नसीहत और पैगाम देकर के सदर ओबामा गए हैं, तो क्या जो जैली तंजीमें हैं आरएसएस की, ये संघ परिवार है जो कि काफी परेशान कर रहा है, मुल्क का माहौल खराब हो रहा है और परेशानी खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी हो रही है, तो क्या इस पर कदगन लगेगी? क्योंकि अपोजिशन को तो बैठे बैठा एक बहुत अच्छा इशू मिल गया है। वैसे भी नहीं, अगर होता भी है ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तवील अरसे तक ये इस तरह की तंजीमों को खामोश रखा जा सकेगा। इसलिए कि ये मैं समझता हूं कि पॉलिसी का हिस्सा है बीजेपी की। जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस पर एक तरफ कुछ लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, कुछ लोग इस तरह के इश्तालंगेज बयान देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें परेशानी हो रही है। यकीनी तौर पर हुकूमत चलाने में परेशानी होती है, इसलिए कि तमाम दुनिया के सामने भी हर हुकूमत की अपनी एक जवाबदेही होती है और एक जिम्मेदारी होती है। तो इसे देखते हुए एक ये पॉलिसी अख्तियार की गई कि इस तरह के इशूज पर या तो खामोश हुआ जाए या फिर जाहिरी तौर पर कुछ लोगों को नसीहत कर दी जाए, तंबीह कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर ये तमाम मामलात इनमें रोक नहीं लगा पा रही हुकूमत, तो ये या तो ये माना जाए कि वो कमजोर है हुकूमत इन लोगों के मुकाबले में, या ये माना जाए कि खामोश रजामंदी हासिल है। इनमें से जो भी बात है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल मुल्क के मफाद में नहीं है, मुल्क को में एक तरह का इंतशार पैदा कर रही है और लोगों में आपसी मुनाफरत को बढ़ा रही है ये चीज। तो बुनियादी चीज ये है कि आपको जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फला चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, आप ऐसे लोगों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि जो कुछ ओबामा कह के गए हैं, और वो जैसे भी अर्शद खान साहब कह रहे थे, ओबामा के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी जरूरतें, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो अभी और तज्जिया होता रहेगा कि किस तनाजुर में सदर ओबामा ने इस तरह की नसीहत दी है और किस तरह की बातें गई हैं। दो मुतजाद तो यहाँ पर आई है। हमारे सिराज नकवी साहब और अर्शद खान साहब बता रहे थे कि किन सिनेरियो में इस तरह की बात वो कही है, उन्हें अखलाकी तौर पर यह कहने का हक था भी नहीं, या अगर है तो कम से कम सिराज नकवी साहब का जैसा कहना है कि वहां अगर मुआशरे और समाज में देखा जाए तो अमेरिका में इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर इंटरनेशनल पॉलिसी, बैनुल अक़वामी पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहां से इनहराब कर जाता है अमेरिका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसलिए हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। अर्शद खान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने का, और सिराज नकवी साहब हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हालात हाज़िरा को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको ये बताते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।